नमस्कार बच्चों. Now we are starting the next topic, dioxygen. Okay, it is related to group 16 elements in which we have studied oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Okay, these elements have studied in this group 16 elements topic. Now we are discussing about oxygen and DiO2. ओके, फर्स्ट वन ऑक्सीजन. क्या आपको लगता है आसपास ऑक्सीजन है? यस. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 21% ऑक्सीजन आपके अर्थ के सराउंडिंग में. कहाँ है? ये देखो, ये आपकी अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग इट मींस एटमॉस्फेयर में. ये वाला एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में कितनी है? 21%. ओके, क्रस्ट में कितनी है? इसमें भी मोस्ट अबंडेंट किसके फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में एंड सल्फाइड के फॉर्म में. ठीक है ना? तो ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, सब में ऑक्सीजन है. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द डीप स्टडी अबाउट ऑक्सीजन गैस. O2 it means O2 gas. First one, oxygen. Oxygen is the first member of the group 16 and the family is called as a oxygen family. The atomic number ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 8. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होगा? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दूसरी बात, अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ जाए? इसका मतलब receiving of 2 electrons then it will convert into 2 and 8. ये है ऑक्टेट. और ऑक्टेट का रूल जो होता है वो किस लिए होता है? वो होता है स्टेबिलिटी के लिए. ओके, आफ्टर गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम स्टेबल एंड स्टेबल होने के बाद में ये ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऑक्सीजन एटम ऑक्साइड आयन में हो जाएगा. अब मैं यहां का मटेरियल निकाल रहा हूं. ये है ऑक्सीजन एटम. ओके, ऑक्सीजन एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा है, उसके इसमें इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है और यहां पर ये O2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ इट विल कॉल्ड एज ए ऑक्साइड. और ऑक्साइड के साथ में अब वर्ड लगेगा ये आयन. इसका मतलब यहां पर ये जो बन रहा है ये ऑक्साइड आयन है, यहां पे ये है एटम एंड ये क्या है? फिर ये है मॉलिक्यूल. ओके, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एटम किसे कहते हैं. कॉन्फ़िगरेशन जब गेन करेगा तो आयन बनाएगा और जब गेन करता है तो कौन सा आयन बनेगा? ये रिसीविंग. हमेशा जाना ना, एनायन बनते हैं. तो ये क्या है? एनायन है. तो यहां पे ये जो वर्ड बन रहा है ये है एनायन. क्योंकि जब पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है तो वो केटायन होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है वो एनायन होता है. ये नेगेटिवली चार्ज. तो ये जो बन रहा है ये आयन, ये है एटम, ये है मॉलिक्यूल. ओके, अब आपको पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन क्या फ्री फॉर्म में रह सकता है कि नहीं रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी नहीं है. स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ऑक्टेट पे और ऑक्टेट के लिए ये क्या करता है? ये बॉन्ड बनाएगा. किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा? इसके लिए हम आपसे बात करते हैं. जैसे हम ऑक्टेट की बात कर रहे हैं ना, और इसमें आयन वायन भी होगा उसपे. ऑक्सीजन एटम क्या करता है कि अगर मैं इसका वो बनाना चाहूं, क्या बनाना चाहूं? आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करना चाहूं तो ये इस तरीके से करेंगे. ये दूसरे वाले ऑक्सीजन को कहता है कि एक काम करो, तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करो, इस पे मेरा भी अधिकार और इस पे तुम्हारा भी अधिकार. इससे पहले क्या था? ये 2 and 6 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके इन्होंने क्या किया? एक डबल बॉन्ड बनाया. 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, एक डबल बॉन्ड बना. ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन का हुआ तो इसको इस तरीके से लिखते हैं O डबल बॉन्ड O. तो इनको कंबाइन करके लिखते हैं O2. ठीक है ना? ये O2 कहलाएगा. ये O2 जो है ये दिख रहा है आपको, ये O2 कहलाया. ये O2 जो है ये स्टेबल है. और स्टेबल कैसे? इसका कारण कॉन्फ़िगरेशन. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 8.
इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 8। इससे पहले ऑक्सीजन का कैसा था, इसका ऑक्सीजन का था 2 and 6। तो इस जो अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में आया, इसीलिए ऑक्सीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं उसको। उसके इसमें इसका ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ऑक्टेट के लिए वो फिर से रिएक्ट करेगा, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, वेरी, इसीलिए वेरी रिएक्टिव है वो। नेसेंट ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव होता है। ये वाली चीज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए आपको ये स्टेबल फॉर्म में हर जगह मिलेगी। 21% जो मिल रहा है वो ऑक्सीजन गैस मिल रहा है ना, ऑक्सीजन एटम नहीं मिल रहा है। ओके, यहां तक आपका ये काम कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद में इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, लैब में कैसे करेंगे। यहाँ तो मिल रहा है, तो क्या लैब में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे आप, 3 चीज दे रखी है। पहला तो दे रखा है इन्हें कुछ सोल्ट से, और दूसरा दे रखा है इन्होंने उसका प्रिपरेशन के लिए उन्होंने एयर का यूज किया। तो हम एक एक चीज को बढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले प्रिपरेशन, सबसे पहले उन्होंने इसको क्या किया, KClO3 को गर्म किया, पोटेशियम क्लोरेट इसको एक कैटलिस्ट के फॉर्म में इसको करके हीट दिया। और अब तक मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी के अंदर गैस है और कंबाइंड फॉर्म में है तो गर्म करने से वो गैस तुरंत निकलेगी। जैसा कि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक में बताया था आपको कि जब जब सॉफ्ट ड्रिंक को गर्म करोगे उसमें से जो डिजोल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तुरंत निकलने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेज है वो सब निकलेगी। यहाँ पे भी कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, ये इसको छोड़ेगा। ये KCl निकाला और ये O2 बाहर निकला, और ये जो निकला है इसको कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब हमने क्या किया, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया। अब बैलेंस कर लीजिए, O2, इसका मतलब यहाँ 3 लिखना होगा, यहाँ 2 लिखना होगा, तो ये तो हो गया 6, इसके में 2 लिखना होगा, सिंपल। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर बिना ये कैटलिस्ट के होना है, तो कैटलिस्ट क्या चाहिए, ये वाला MnO2। ये बहुत काम आता है, जहां पे ऑक्सीजन की बात आती है सब जगह ये यूज होगा। दूसरी बात, आपको ये इसको बैटरी में ही पढ़ा था मैंने, MnO2। ओके, तो ये तो वो सिंपल सी बात है, क्लोरेट हो, नाइट्रेट हो या परमैंगनेट हो, क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, तीनों में इस तरीके से हीट कर दीजिए, वो ऑक्सीजन जो उसके साथ में लगी हुई है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट से भी निकाल सकते हैं इसको, KMnO4 से, KMnO4 से भी इस तरीके से हीट करोगे निकल जाएगी, नाइट्रेट से भी निकल जाएगी। तो ये तो है सिंपल हीटिंग। एक और होता है कि हीट से डिकम्पोज वाले भी है, जिसको आप बोलते हो हीटिंग डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। वहां पे भी हीट देनी है। यहाँ पे तो कैटलिस्ट का भी यूज किया है, वहां कैटलिस्ट नहीं है, केवल गर्म कर दो उसको। आपने वर्ड बोला है क्या, थर्मल। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, और उसके बाद में इसको हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है ना। डिकम्पोज, और इसका प्रोसेस डिकम्पोजिशन, रिएक्शन। ओके, अब इसका मीनिंग आप समझोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, डिकम्पोज, कंपोज का मतलब होता है जिससे उसको मेकिंग हुआ है, ठीक है ना। जिससे इसका मेकिंग हुआ है उसमें डी करना, मतलब उसमें मेकिंग हुआ है उसको वापस ब्रेक कर देना। ब्रेक करके उसको क्या करना है, वापस सिंपल जिससे बना है उसमें कन्वर्ट कर देना। जिससे जैसे म्यूजिक होता है वो कंपोज होता है, सुर लय ताल से मिलकर कंपोज होता है। इसका मतलब जो जिस चीज से वो मटेरियल बना था उसमें वापस वो क्या कर देना है, डिलीट कर देना है या उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। मतलब जिससे वो बना है उसको वापस को सिंपल में ब्रेक कर देना है। फॉर एग्जांपल देखिए Ag2O, Ag2O किससे बना है, तो इसको आपने क्या किया, सिंपल हीट दिया, क्योंकि हीट से ही कर रहा है, तो केवल हीट दिया। वहां पर आपने कैटलिस्ट भी दिया था, ठीक है ना, इससे पहले MnO2। अब इसमें कैटलिस्ट का काम नहीं है, क्यों, सिंपल सी बात है, ऊपर वाला जो था वो हीटिंग था और ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज वर्ड आया तो मतलब यहाँ पे वो यूज नहीं है, केवल थर्मल का यूज है। सिंपल सी बात है, ये Ag से बना है और उससे बना है, मतलब आपको यही तो बताया था, जब ऑक्सीजन किसी तरीके से अगर कंबाइंड फॉर्म में हो तो गर्म करते ही निकलेगी। यहाँ पे क्या होगा, अब इसको बैलेंस कर दीजिए, ये 2 हो गया तो 2 हो गया, पर ये हो गया O2,
तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये 2 है तो उस केस में तो 4 हो जाएगा। हाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, ये हो गया बैलेंस। इसमें हो क्या रहा है, जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल बनाए या एटम बनाए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, और ये हो किसकी वजह से रहा, हीट की वजह से। और ऐसा ही एग्जांपल और कौन है, ऐसा ही और भी दे रखा है कि अगर मैं HgO को भी गर्म करूंगा तो भी वो Hg बनाएगा और O2 बनाएगा, ठीक है ना। इससे अलावा और भी दे रखे हैं, Pb3O4 से PbO बना O2 बना, PbO2 से बना PbO और O2 बना। यहाँ सब जगह क्या हो रहा है, हीट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, हीट से डिकम्पोज कर रहे हैं। अब एक और दे रखा है जिसका नाम है H2O2। H2O2 जो होता है वो किससे यूज करते हैं हम, एंटीबैक्टीरियल, ठीक है ना। अब एंटीबैक्टीरियल कभी भी आपने देखना है कि अभी बारिश में बहुत अगर लगेगी तो आप देखना कि हर जगह H2O2 का जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है वो लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कीड़े पड़ जाते हैं तो H2O2 डालने में ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ऐसा होगा तो ये किसमें टूटेगा, इसमें तो ऑक्सीजन निकलनी है, तो ऑक्सीजन निकाल कर बाकी क्या बचेगा, H2 बच जाएगा। तो ये लो H2 बच गया। अब फिर बैलेंस करना है, O2 और O3 हो गया, ठीक है ना। इधर 2 है, अगर मैं उधर 2 कर दूं तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे 2 कर देने से क्या हो रहा है, देखो हाँ यहाँ H2 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रेडिली डिकम्पोज इनटू वाटर एंड डीऑक्सीजन। अब इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है ना। सच ए फाइनल डिवाइडेड मेटल, फाइन डिवाइडेड मेटल एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी वो मैग्नीज डाइऑक्साइड की बात हो रही है, फर्स्ट वन केस में भी MnO2 की बात हो रही थी। तो ये बहुत सिंपल तरीका। अब सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है क्या, एयर के थ्रू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने नाइट्रोजन में भी पढ़ाया था। मैंने अभी भी कहा है कि एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेज है, एटमॉस्फेयर में 21% गैस है। इसका मतलब है अगर मैं एयर को कलेक्ट कर लूं तो मेरे पास में मैक्सिमम कंटेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें एयर को पंप के थ्रू खींचा जाता है। तो सारी गैसेज आ गई, कौन सी गैसेज कि इसमें तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, CO2 है 0.03% एंड 1% में अदर गैसेज है ना। अब ये सारी गैसेज आ गई, इसमें वाटर वेपर भी है ना, वाटर वेपर ये सब भी है। इट मींस ये सब कैसे कलेक्ट हो गई, किसके थ्रू करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है इसका। कैसा, आप जब जाते हो पंक्चर बनवाने हैं तो आप देखेंगे एक पंप पड़ा रहता है, उस टाइप का पंप को क्या करता है, एटमॉस्फेयर के एयर को खींच के तो दबा के बैठा है, और जब आता है जब उसमें नोजल डालता है उसके बाद में एयर उसके अंदर चली जाती है। इट मींस बहुत सिंपल तरीका है तो कलेक्ट करने का। तो हमने भी क्या किया, एयर को इस तरीके से पंप के थ्रू कलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, पंप कलेक्ट तो कर लिया तो सारी गैसेज आ गई, तो आपको CO2 और पानी तो चाहिए नहीं। तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक तरीके से CO2 को यहां से माइनस करेंगे और वाटर वेपर को भी माइनस करेंगे, दोनों को वेपर को यहां माइनस करेंगे एक मेथड से, ठीक है ना। अब कौन कौन बच गया है, CO2 हट गया और ये बच गया, और 1% जो है ना गैसेज जो नॉन रिएक्टिव गैसेज है उनका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन चीज तो ये बच गई है क्योंकि उन्हीं का मेन कंसंट्रेशन है। इसको बाद में इसको आप क्या करेंगे, लिक्विफाइड करेंगे। अब लिक्विफाइड कैसे करते हैं बताओ, तो अभी तक बताया मैंने, प्रेशर को जब जब बढ़ाओगे तब तब पार्टिकल पास आएंगे। जैसे मान लो ये गैस पार्टिकल है, अगर पार्टिकल के ऊपर इधर से प्रेशर डाला तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा। ये जो आया है ये है लिक्विड, और ये क्या था, ये गैस था। ये बात मैंने 20 बार बताई। और पास जाओगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाकर हम लिक्विड कर सकते हैं, पर टेम्परेचर इसको क्या करेगा, काइनेटिक दे देगा। तो हमको टेम्परेचर भी इसके साथ साथ कम भी करना है। तो दोनों केस में आपने लिक्विड कर दिया। अब लिक्विड केस में अब आपके पास में लिक्विड आ तो गई दोनों केसेस, अब इसको अब अलग करना है। तो अब आपको इसको एक डिस्टिलेशन प्रोसेस में डालना है, सॉरी फ्रैक्शनल प्रोसेस में डालना है, जिसमें आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट
बीपी बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको अलग करते हैं इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। कैसे होता है वो, इस तरीके का चेंबर होता है जिसके अंदर नीचे से आग लगती है, इसमें आपने लिक्विड भर दिया है, इसका वेपर बनेगा। वेपर बनकर जैसे मान लो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला जल्दी बॉइल होगा, ऊपर तो करेगा। यहाँ तक, यहाँ क्या होता है, एक पाइपिंग होती है जो ठंडा करती है। यहाँ पर जो वेपर बनी है वो यहाँ पर आकर लिक्विड बन जाएगी और यहाँ से वो उसको कलेक्ट कर ले जाएगा। जैसे ये वेपर आई, यहाँ पे कलेक्ट हुआ, इधर से निकला। जो कम वेपर बन जाएगी, मतलब मोर बीपी, वो क्या होगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो यहाँ तक ही पहुंच पाया और ये इस तरीके से यहाँ कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में यहाँ से निकाल लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, तो एक आपकी 7.1 एक लिखी हुई है, 7.1 टेबल है, उसमें दे रखा है कि ऑक्सीजन है कितना है कि 90, ये 90 केल्विन किसका है, ऑक्सीजन एटम का। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन गैस का भी लगभग इस तरह का होगा। नाइट्रोजन एटम का कितना दिख रहा है उसमें 77.2 केल्विन। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि डिफरेंस ज्यादा नहीं है, पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इतना होता है 10 से ज्यादा % हो, तो लगभग आपको 13 मतलब कितना दे रखा है, 3 और 1 10 है, अभी तो 13 के आसपास, 12 पॉइंट के आसपास है ना, 12.8 के आसपास। तो 10 के ज्यादा भी डिफरेंस होना तो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इनको अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने दोनों गैसेस को अलग कर लिया, तब आपको ये मान लो ऑक्सीजन एटम की दे रखी, तो लगभग ऑक्सीजन गैस की भी इतनी ही होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन डिफरेंस लगभग इतना ही रहता है। अब यहाँ से आपने क्या कलेक्ट किया, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट कर, ऑक्सीजन गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट की, याद आ रहा है ना, लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हुई, पर आपने कलेक्ट तो कर ली। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले CO2H2 अलग किया, फिर लिक्विफाइड किया और बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से अलग कर दिया। ये इंडस्ट्रियल में खूब काम आता है। आपके यहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन यूज हो रही है, उसमें से जो सिलेंडर में भर रहे हैं लिक्विड में, वो सब इंडस्ट्रियल हो रहे हैं और इंडस्ट्रियल इसी तरीके से ज्यादा यूज निकाल रहे हैं। तो यहाँ तक आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि आपको हाउ टू प्रिपेयर ऑक्सीजन। एक और दे रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग समझिए। ये एक मैंने कहा एक बीकर है, बीकर के अंदर ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ 2 इलेक्ट्रोड है मेरे पास, ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड को डाला है क्योंकि मेरे को अब ये वो कलेक्ट करनी है, क्या मेरे को अब इसके पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। और इसके अंदर मैंने क्या दिया, अच्छा एक इलेक्ट्रोड को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और एक में नेगेटिव चार्ज, और इसी अकॉर्डिंग इनका नाम हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने क्या भरा, इसके अंदर भरा मैंने वाटर। अब वाटर का क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो क्या, और थोड़ा सा जब कैटलिस्ट उसको डाल देते हैं ताकि ये क्या इजीली ब्रेक डाउन हो। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे जो पानी है वो पानी ब्रेक डाउन हो जा रहा है, और जो पानी जो ब्रेक डाउन होता है वो आयंस के फॉर्म में होता है। तब एक बार तो H बनाएगा और 2- बनाएगा, तो ये तो है कैटायन, और ये किस पे जाएगा, ये जाएगा कैथोड पे, ठीक है ना। और अब कैथोड क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना। कैथोड का मतलब ये कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज कौन है, तो ये है कैथोड, ठीक है ना। अब ये इसको ये ऑक्सीजन, ये क्या चीज है, ये है एनायन, और ये किस पे जाएगा, ये जाएगा एनोड पे। और एनोड कैसा होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सिंपल बात, ये आयन है, ये दोनों तो आयन है, और ये है इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिवली चार्ज, तो इसका नाम भी साथ साथ लिख ही देते हैं। ये क्या चीज है, ये है एनोड। अब मीनिंग समझिए, जैसे पानी में डाला आपने आयन निकले, और आयन मैंने अभी भी कहा था ऑक्सीजन ऑक्साइड ये अनस्टेबल है, तो ये O2- अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये O और O दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, O2 बनाएंगे। तो एनोड ये कहाँ जा रहा है, ये एनोड में जा रहा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, इस पे नेगेटिवली चार्ज आएंगे और यहाँ पर आकर ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगी।
सिंपल सी बात, O माइनस चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रोड है प्लस चार्ज है, तो प्लस के बाहर बाहर माइनस आएगा, माइनस आके यहाँ कनेक्ट होगा। ये माइनस चार्ज है तो इसकी चारों तरफ आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पर H प्लस आएगा, ये H प्लस क्लब होकर H2 बनाएगा। तो by the help of electrolysis of water we get two type of gases in the separate chambers. Okay, in anodic chambers we collected oxygen and in the cathodic chamber we collected और हाइड्रोजन गैस, और हम इसको सेपरेट कर सकते हैं आराम से। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, हम लैब में ही बना लेते हैं इसको तो, ठीक है ना, क्योंकि पानी का कोई ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, केवल आपको करंट देना है। इलेक्ट्रोड एक बार आते हैं, फिर बाद में लॉन्ग टाइम पे करते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द गैसेस। ओके, और ये भी आपको लार्ज स्केल पे मिलेगा। आपको क्यों? लेस कॉस्ट है, इसलिए इंडस्ट्रियल में ये आपको खूब मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको लगभग समझ में आना चाहिए कि एनोड और कैथोड का क्या यूजेस है यहाँ पे। अब आ जाओ, इसका प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज पे आएंगे अब। प्रॉपर्टीज के लिए आपको समझने के लिए आपको आसपास के ऑक्सीजन की बात करनी पड़ेगी। क्या है ऑक्सीजन की बात? कि मैं कह रहा हूं कि हमारे आसपास ऑक्सीजन है क्या? बिल्कुल है। कितनी है? बहुत सारी है। क्या दिखती है? नहीं दिखती है। तो इसका मतलब फर्स्ट वन, आपको ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो आप जो बोलेंगे कलरलेस है साहब, बिल्कुल सही है। आपकी स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसको बोलेंगे हम ऑडरलेस, ठीक है ना। और क्या दिख रही है आपको? अच्छा, ये वाटर में सोल्यूबल है क्या? बिल्कुल। सारी जो लिविंग बीइंग्स है वो आपके इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, इसलिए इसको हम सोल्यूबल इन वाटर बोलते हैं। और है ना, सोल्यूबल इन वाटर किससे? लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं उसको आपको रेस्पिरेशन में यही काम आ रही है। अच्छा, जो प्लांट्स है वो उसकी जो रूट्स है वो रेस्पायर करती ही नहीं करती है? करती है। तो लिविंग बीइंग में वैसे प्लांट भी आता है और एनिमल भी आता है, दोनों आता है। जैसे फिशेज है, अपनी गिल्ट से डिसॉल्व ऑक्सीजन लेती है। अगर ये सोल्यूबल नहीं होती तो क्या होता? फिर ये तो लिविंग बीइंग सब डेथ हो जाती है। इसलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और बात, जब आपने देखा हो कि अपना जो वो हो गया है, विंटर आ गया है, विंटर में आप देखें अपर की सारी बर्फ जम गई है, ये कन्वर्ट हो गई है आइस में। अब ये है पानी, तो सारी लिविंग बीइंग जो है वो नीचे की तरफ है। तो आपने क्या देखा? ये डेड हो जाएगी? नहीं होगी। ये इस डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही लेकर वो मतलब अपने सर्वाइव करेगी। अगर मतलब अभी बारिश में तो आप देखें कि वो ऑक्सीजन लेने ऊपर भी आ जाती, ऊपर करने के लिए आ जाती है, लेकिन आइस में तो आ ही नहीं पाएगी, तो डेथ हो जानी चाहिए। नहीं, डिसॉल्व ऑक्सीजन ही ले रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसी कारण से सारे लिविंग बीइंग, मेराइन और एक्वेटिक लाइफ इसी से जीतना है, ठीक है ना। अब आइसोटोप की बात कर लेते हैं। यहाँ लिक्विड रखा है, इट लिक्विफाइड एट 90 केल्विन। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि लिक्विफाइड के लिए है ना, फ्रीज 55 केल्विन, लिक्विफाइड 90 केल्विन। ओके, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया था मैंने आपको। अच्छा, इसके आइसोटोप कितने हैं? तो बोले 3 आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है। तो ये क्या, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप है ना। ये तो 8 है, मतलब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। और ये 16, 17, 18 तीन तरह के आइसोटोप है। इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है ये ऑक्सीजन 16, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा मिलता है आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगला मेन चीज, ये आपको आइसोटोप मतलब 3 फॉर्म में रह सकता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। जैसे इसमें प्रोटॉन कितना है? तो इसमें 8 8 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये 8 8 8। पर न्यूट्रॉन कितना है? तो इसमें है 8, इसमें है 8 × 16 17 9, इसमें है 10। ये न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, इससे आइसोटोप का होता है। 3 तरह के आइसोटोप होते हैं। ओके, ये सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन 16, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पैरामैग्नेटिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पूछा भी जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज में ये है उसका कि ये क्या पैरामैग्नेटिज्म शो करता है कि हाँ करता है। ऑक्सीजन के कितने एटम? एटम का इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, O2 गैस में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 16 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलो कि 16 वाला अगर पेयर फॉर्म में आएगा तो क्या होगा? इस केस में तो ये 8 पेयर हो जाना चाहिए,
तो पेयर हो जाएगा तो फिर आएगा पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म इसमें नहीं होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एज पर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सारे पेयर हो जाएंगे, 8 और 8 का पेयर हो जाएगा, 8 गुना 16 हो जाएगा, तो ये तो अनपेयर तो रहेंगे नहीं, तो ये पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। पर MO2 के MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं ना मैग्नेटिज्म उसमें भी शो करता है। तो उसको जो एक्सप्लेन किया गया MOT ने, कैसे किया गया कि इसका आपको MOT से स्ट्रक्चर ग्राफ बनाया गया। जैसे कि मैं अक्सर ये हल्का सा बनाता हूं इसको, ये देखिए मैंने एक डायग्राम बना दिया है। इसमें क्या देखना है, इसमें एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इसमें दिखाया जाता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, और उसी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले लेस एनर्जी में जाएगा फिर हायर एनर्जी में जाएगा। ये सिंपल सा रूल था, इससे पहले 11th में पढ़ा था, है ना। इसके बाद में फर्स्ट कब जाएगा 1s में 2s में, 1s की सबसे कम एनर्जी, 2s की उसके बाद एनर्जी। तो ये है, ये क्या है सिग्मा 1s, ठीक है ना। ये क्या है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना 1s। ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ये इस तरीके से। अब मेन चीज है यहां से, इससे पहले का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो रूल से चल रहा है। अब ये 2p में इसके हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। ये ऑक्सीजन के एक एटम का की बात हो रही है, ये ऑक्सीजन के एक एटम की बात हो रही है। यहां पर अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले क्या होगा कि p जो ऑर्बिटल होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको शो करने के लिए आपके इसके p ऑर्बिटल्स दिखाने हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो होता है इस तरीके का, एक होता है इस तरीके का, और एक होता है इस तरीके से। तो ये जो जेड वाला है pz, ये क्या करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये 2pz और ये बनाएगा सिग्मा, और इसका उल्टा क्या होगा, ये 2pz सिग्मा स्टार, ओके एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है, ये देखिए x और y, है ना। तो ये है 2p, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये 2px और ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये 2py और ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या है, ये 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, ये है 2py पाई एंटी बॉन्डिंग। ये सिंपल सा 11th में था, अभी आपको 12th में नहीं पूछेंगे ज्यादा, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए। आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे वहां पे फिर बाद में यही चीज आएगी, तो मैं एक बार अभी क्लियर कर देता हूं। अब क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स है 2 और 2, तो ये यहाँ पर 1 और 2 से ज्यादा तो आप एक ऑर्बिटल में भर ही नहीं सकते हो। इसके बाद में यहाँ भरेगा 3 4, टोटल 8 है, 5 6 तो यहाँ कंप्लीट हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग में 7 और ये 8, बस 8 ही भरने थे, क्योंकि 4 ये है 4 ये है, 8 हो गए। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो अगर हम MOT से इसको समझना चाहें तो MOT कहती है कि क्यों, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। तो ये बात आपकी इसमें लिखी है कि ये पैरामैग्नेटिक होता भी है, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक, और इसका कारण क्या लिखा है हमने, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन को किसने समझाया, MOT ने। ये बात आपकी इसमें लिखी हुई है ना, साफ साफ लिखा है। अगला रिएक्शन किससे करेगा, कि रिएक्शन करने के लिए इसके पास में बहुत से लोग हैं, ये जिससे चाहे उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो किससे नहीं करेगा, कि 2 मेटल है जो नोबल मेटल्स में काउंट होती है, उससे नहीं करेगा। कौन कौन सी, जिसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ऑर्नामेंट्स किसके बन रहे हैं, कि बन रहे हैं हमारे एक तो गोल्ड के और एक प्लेटिनम के। दूसरों के बनते हैं लेकिन वो रिएक्टिव होते हैं, इससे कम लोग पहनते हैं, लेस कॉस्टली। तो ये कह रहा है कि प्लेटिनम और गोल्ड ये नोबल मेटल्स है, इससे रिएक्ट नहीं करेगा, उसके अलावा सबसे करेगा। कैसे, यहाँ साफ साफ लिखा होता है, कैल्शियम से करा,
O2 क्या बनाया, CaO, ठीक है ना। एल्यूमिनियम से कहेगा तो क्या होगा, Al2O3 बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। फॉस्फोरस से क्या बनाएगा, P4O10, कार्बन से CO2, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड, और मेथेन CH4 से CO2। ये मेथेन जो होता है ये आपके होते हैं ना CNG, उसमें यही तो बर्न होता है, क्या बनता है, तो CO2 बनता है और H2O बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब बैलेंस कर लीजिए, 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ओहो ये 3 है तो यहाँ 2 लिखना होगा, ये 3 लिखना होगा तो और प्रॉब्लम हो गई, यहाँ 4 लिखना होगा, ठीक है ना। ये बैलेंस हो के लिए थोड़ा सा ये 4 लिखना होगा। CH4 में कार्बन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको 2 लिखते हैं, 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखने से काम हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 ठीक है। ये देखिए मतलब किससे रिएक्शन नहीं करता, तो उससे नहीं करता, उसके अलावा सबसे करता है, ठीक है ना। अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड से किसी से तो वो जल्दी से बिना कैटलिस्ट के ही रिएक्शन कर लेता है, जिसमें से ये सब चीजें थी, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, कार्बन, जिंक सल्फाइड एंड मेथेन, इनसे तो बिना कैटलिस्ट ही रिएक्शन कर लिया। बट किसी से सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी गैस आपके यहाँ पे प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो अपने आप ही क्या होना चाहिए, रिएक्शन कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं करता। क्यों, ये कैटालाइटिक है, ये कैटालिस्ट के बिगड़ नहीं करेगा। कौन सा कैटालिस्ट, तो V2O5, ठीक है ना। मैं ऑक्सीजन कर तो सकता है, लेकिन किसी से तो बिना कैटालिस्ट, किसी से कैटालिस्ट के थ्रू, तो बन गया SO3। अच्छा मेरे यहाँ पे HCl पड़ा हुआ है, ये डाइल्यूट HCl, और मेरे यहाँ पे O2 भी यहीं भी घूम रही है। इस केस में तो मेरे पास में HCl बचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि HCl और H2O ये तो रिएक्ट कर जाना चाहिए था, पर ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती है बिना कैटलिस्ट, इसके अंदर CuCl2 का कैटलिस्ट चाहिए, ये नहीं है इसलिए, वरना तो ये HCl हमारे पास रहता ही नहीं, ठीक है ना, हम ओपन फॉर्म में रख ही नहीं पाते, ठीक है ना। क्या बनाएगा, इससे तुरंत वो Cl2 बनाएगा, H2O बना देगा, हाँ ठीक है, 2H2O 2Cl2 4HCl, ये बैलेंसिंग हो गई, ऊपर वाली बैलेंसिंग, ये ऊपर वाली में सल्फर 2 है तो ये यहाँ से 2 बन, ठीक है, ऑक्सीजन 4 2 6, ठीक है। इट मींस ये आपका क्या मैं बता रहा हूँ, इसका ये बताने का मेन रीजन है कि ऑक्सीजन सबसे रिएक्ट करता है, उनसे नहीं कर रहा है। ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन में भी दे रखे हैं, देखिए इंटेक्स क्वेश्चन में दे रखा है किससे रिएक्ट नहीं करता, तो प्लेटिनम से नहीं करता है। अच्छा C2H6, ये थोड़ा सा और बता देते हैं। एक तो बता रखा है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, ये वाली रिएक्शन दे रखी है, देखिए एल्यूमिनियम से कैसे करेगा, ये इस तरीके से करेगा। नीचे वाला है तो बता रखा है कि CH4 का तो मैंने आपको बता दिया, इसकी जगह C2H4 होता क्या होगा, कुछ नहीं, इसका डबल कर दीजिए, कैसे, देखिए C2H4 लिखा ना और O2 लिखा, तो रिएक्शन तो हाइड्रोकार्बन की सेम ही होती है, अभी भी CO2 ही बनेगा और H2O ही बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंसिंग कर लो अलग अलग, है ना। कार्बन 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ऑक्सीजन ये हो गया तो क्या यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 लिखने से थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ये दीजिए, ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा कुछ यूजेज है क्या इसके, बिल्कुल यूजेज है, बहुत सारे यूजेज है, ठीक है ना। यूजेज कहाँ है, तो बोले कि सबसे पहले हम लोग रेस्पायर करते हैं, बिना रेस्पिरेशन के लिए हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उस सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो यूजेज में सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर रेस्पिरेशन, कि विदाउट इसके तो कोई भी लिविंग बीइंग रह ही नहीं सकता है। दूसरी बात हम कहते हैं कि बर्निंग, कि बिना इसके बर्निंग हो ही नहीं सकती, जिसको हम कंबशन भी बोलते हैं, कंबशन, ठीक है ना। तीसरा रॉकेट के फ्यूल, रॉकेट में क्या होता है कि जैसे मान लो ये रॉकेट जा रहा है, इस रॉकेट में क्या होता है कि चेंबर्स होते हैं इस तरीके से, और ये मेन जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर होता है, और ये सब फ्यूल के चेंबर्स है। इसमें क्या होता है कि बर्निंग होती है, हाइड्रोजन पहले से भर रखी है लिक्विड फेज में, इसमें ऑक्सीजन भी लिक्विड फेज में होती है। फिर जैसे इग्निशन देते हैं तो ऑक्सीजन इसको हेल्प करती है बर्निंग के लिए, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बर्निंग होगी उतना अच्छा थ्रस्ट मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगा तो ये जिस तरीके से गैसेस निकलेगी और ये इसके ऊपर की तरफ मूव करेगा,
एक समय के बाद में ये यहाँ से कट जाएगा, खत्म हो गया, कट जाएगा। फिर ये बर्न होगा, फिर यहाँ से फ्लश मिलेगा, फिर ये भी कट जाएगा, फिर यहाँ से बर्न होगा, ठीक है ना, और ये से फ्लश मिलेगा, फिर ये कटेगा, फिर ये कटेगा, और फिर ये कटेगा, और फिर इतने से में ये इस वाली पोर्शन को कहाँ स्पेस में कहीं पे मंगल पे, कहीं पे मार्स, मतलब मार्स के अलावा जितने भी प्लेनेट है, मून है, सब पे इसी तरीके से भेजा जा रहा है। मेन सैटेलाइट को भेजने के लिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये तो फ्यूल के अंदर बर्निंग के लिए इसको यूज किया जा रहा है। अच्छा, माउंटेन्स की बात करें कि अर्थ की बात करूं मैं, तो अर्थ में माउंटेन जो है वो हाइट पे है। तो कह रहे हैं कि हाइट के बढ़ने से, जैसे हाइट बढ़ने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर लेस होती जा रही है। तो यहाँ लेस ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो इसको क्या होगा, तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करेगा, वो सिलेंडर लेके जाएगा, सिलेंडर से ये उसको प्रेशर से लेगा, अदरवाइज उसके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, जो 11,000 फीट पे जो उड़ रहा है, क्या जो प्लेन उड़ रहा है, 11,000 किलोमीटर है ये, इस केस में क्या होगा, जब ऑक्सीजन में कह रहा हूं कि हाइट के अकॉर्डिंग कम हो रही है, ग्रेविटी लग रही है इस दौरान, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है यहाँ पर, फिर उस हिसाब से आपको कम हो रही है, यहाँ तो बहुत कम हो गई 11 किलोमीटर पे, तो ये फिर थिंकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो थिंकिंग में प्रॉब्लम ना आए तो ये भी क्या करते हैं, ये भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर घूमते हैं और उसको मुंह पे लगा के रखते हैं ताकि ऑक्सीजन जाती रहे, आपकी बॉडी में घूमती रहे ऑक्सीजन, ताकि वो सेल्स बराबर काम करवाए, जो जो सेल्स का जो वर्किंग है वो प्रॉपर रहे। इसके लिए क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर। एक और बात, हमको यहाँ तक बात समझ में आ गया, हाइपोक्सिया से बचना है। यहाँ पे माउंटेनियर, एक हॉस्पिटल में जब प्रॉब्लम आई थी अभी कोरोना की, ठीक है ना, तो क्या हुआ था, हॉस्पिटल में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू आपने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी, उससे क्या हुआ, उसका ब्रीथिंग का हुआ, क्योंकि लंग्स ने काम करना बंद कर दिया लंग्स के इन्फेक्शन के कारण। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में खूब काम आ रही है। तीसरी बात आपने ना, स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो लोहा होता है उसको बर्न किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के लिए या वेल्डिंग करना होता है, वहाँ वेल्डिंग में आपको करना क्या है, मेल्ट करना है, किसको, आयरन को मेल्ट करना है, स्टील को मेल्ट करना है, तो वहाँ पे वेल्डिंग जरूरी है। वेल्डिंग में बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकती है। तो वहाँ पर भी यही होता है कि हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन की मदद से ये दोनों इतना टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं कि मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद में जैसे वो होगा तो वहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा। तो वेल्डिंग में काम आ रहा है, स्टील इंडस्ट्री में काम आ रहा है, और भी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे ऑक्साइड, सल्फाइड, बहुत सारे केमिकल बनाने में, ठीक है ना। ऑक्सेनो ये लिखा हो ना, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग, इस वेल्डिंग में काम आ रहा है, ठीक है ना। स्टील इंडस्ट्री काम आ गया इस तरीके से, और फ्यूल में, रॉकेट में, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो ये ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट यूजेस, ठीक है ना। इसलिए ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका डाई ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।